Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to my YouTube channel. Today we are going to discuss our fifth lecture of third chapter of biology, that is cell and subcellular organelle. In this video we will discuss about the plasma membrane structure, composition and function. Let's begin the lecture. Firstly, we will discuss the introduction of plasma membrane. If we are talking about plasma membrane, we said that प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो है सारे सेल्स के पास जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, कोई भी अगर सेल है वो लिविंग तभी होगा जब उसके पास जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट है सेल का। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो इसने सारे के सारे जितना भी सेल कंटेंट है उसको इनक्लोज किया होता है, कवर किया होता है। और ये सेमी पोरस बैरियर होती है, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए ये परमिएबल होती है, कुछ के लिए नहीं होती। ओनली ये जो फ्यू मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अलाउ करती है कि वो वहाँ से पास कर सके, टोटली पोरस नहीं है। तो ये सेमी पोरस का मतलब ये है कि ये सिलेक्टिव जो है वो मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगी कि वो इसमें से पास कर सके। देन वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसकी बात करें तो फ्लूइड मीन वाटर एंड मोज़ेक मीन जैसे पानी के अंदर जैसे होते हैं ना मोज़ेक, पहाड़ छोटे छोटे या जजीरे टाइप, वैसे मोज़ेक का मतलब ये है कि एक सारा एरिया उसके अंदर जो है वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ये जो मॉलिक्यूल है जो मॉडल है बहुत ज़्यादा जो एक्सेप्ट किया गया है और इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो है ये एक्सप्लेन करता है प्लाज्मा की डायनामिक नेचर को। दो बियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसको प्रपोज किया। द फर्स्ट वन इज सेंगर एंड द सेकंड वन इज निकोलसन। 1972 में इसका स्ट्रक्चर जो है वो प्रपोज किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो उसकी जो बेस है वो एक सैंडविच की तरह की है जिसपे लिपिड बाइलेयर है। ठीक है, जैसे सैंडविच होता है ना, एक ब्रेड ऊपर एक ब्रेड नीचे, दरमियान में जो है वो शामी या जो भी हम चीज़ डालना चाहे वो इंक्लूड करते हैं, वैसे ही होता है। लिपिड बाइलेयर होती है, एक लेयर जो होती है लिपिड की वो ऊपर होती है और एक जो है वो लोअर लिपिड की लेयर होती है। अब इस लिपिड में फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं जो कि लिपिड्स के अंदर ही होते हैं। एक्चुअली मोज़ेक का मतलब ही ये है कि लिपिड के अंदर जो बड़े बड़े प्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट उसमें फ्लोट कर रहे होते हैं। फ्लोट की टर्म हम बेसिकली वाटर के लिए यूज़ करते हैं, तैरना। ठीक है, तो ये उस पर फ्लोट कर रहे हैं, तो इसलिए इस मॉडल को कहा जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये देखें, ये लिपिड बाइलेयर है, इसके ऊपर एक तह पहले लिपिड की लगी है, फिर दूसरी तह लगी है। ठीक है, और उसमें ये फॉस्फोलिपिड्स अटैच हैं और लिपिड मॉलिक्यूल जो हैं वो भी आपस में अटैच हैं। ये फॉस्फोलिपिड्स हैं जिनका स्ट्रक्चर दिखाया गया है। फॉस्फोलिपिड्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें दो एंड्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक टेल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ये इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स है। ग्लाइकोप्रोटीन्स को भी हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में कि ग्लाइको मीन जो है ग्लूकोज और प्रोटीन मीन अमाइनो एसिड्स। तो जब शुगर और अमाइनो एसिड आपस में मिलकर जो है वो बांड बनाते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल है दरमियान में, ये सरफेस प्रोटीन्स हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं एक लेयर है, लेयर के ऊपर जो है वो अलग से जो है वो सरफेस प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं कि ये जो है ये प्रेजेंट है, इसके ऊपर ये तैरती हैं मोज़ेक मैनर में। ठीक है, बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें प्रेजेंट हैं। अब इन प्रोटीन्स की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लाइक ग्लोबुलर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन्स, या हम सरफेस प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन्स। ये सारी जो है प्रोटीन्स की कैटेगरीज हैं कि उनकी बेसिस ऑन द फंक्शन इनको जो है वो किया गया है कंबाइन, इनके नेम जो है वो साइन किए गए हैं। लेकिन इसमें ये मोज़ेक मैनर जो होता है वो देखा गया इसके स्ट्रक्चर में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड्स हैं। ठीक है, लिपिड बाइलेयर की हमने बात की थी, हमने कहा था कि लिपिड बाइलेयर जो है वो मोस्टली फॉस्फोलिपिड्स की फॉर्म में होता है। अगर हम फॉस्फोलिपिड्स की बात करें तो हम देखते हैं इसके एक एंड पे फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, एक एंड जो है इसका एक सिरा जो है वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच है हर मॉलिक्यूल के। और जो फॉस्फोलिपिड्स होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रो मीन वो वाटर को अट्रैक्ट करने वाला होता है, वाटर। ठीक है, वाटर लविंग होता है वो, उसका एक एंड जो है। और दूसरे एंड की बात करें वो वाटर हाइड्रोफोबिया होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया मीन पानी से डरना। जैसे कुछ लोगों को हाइट फोबिया होता है या
डिफरेंट फोबियाज़ होते हैं, ठीक है। तो ये वाटर से दूर दूर आते हैं, वाटर को रिपेल करते हैं, जो दूसरे हैं वाटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये रिपेल करते हैं वाटर को। तो इनकी हाइड्रोफोबिक नेचर है कि ये वाटर से फियर फील करते हैं। और उस वो जो टेल है, वो जो रीजन है, उस पर CH जो चेंज है वो अटैच है, यानी कि ऑर्गेनिक चेंज है वो अटैच है। अगर हम इसकी बात करें तो ये आप देख सकते हैं, ये हाइड्रोफिलिक एंड है। एंड आपने याद रखना है हमेशा हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। और अगर हम इसकी बात करें टेल की, तो टेल इज़ हाइड्रोफोबिक। इट्स मीन दैट कि वो रिपेल करेगी वाटर को, वाटर से दूर जाएगी। फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, कैसे ऑर्गेनाइज कैसे हुई है ये लिपिड बाइलेयर। जब हम इसकी बात करते हैं, हम कहते हैं कि हाइड्रोफोबिक लिपिड्स जो हैं, हाइड्रोफोबिक लिपिड जो टेल के अंदर प्रेजेंट थे, वो टेल जो होती है वो इनर साइड पे होती है सेल के, ठीक है। वो इनर साइड पे होती है जो उनका स्ट्रक्चर है, और ओरिएंटेड मीन उसकी पोजीशन कैसी है, वो इनर साइड पे होगी। और हाइड्रोफोबिक फॉस्फेट जो उसका हेड है, ठीक है, रीजन जो है हेड रीजन है, वो आउटवर्ड होगी, साइटोप्लाज्म वो आउटवर्ड होगी, या वो साइटोप्लाज्म के अंदर होगी, या वो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में, यानी कि जो भी साइड आउटर है। दरमियान में बात करें तो हाइड्रोफोबिक टेल आ जाती है। और आउटर रीजन्स की बात करें, मतलब अगर उसका फेस, अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म के रेफरेंस से, या हम एक्स्ट्रा सेलुलर सेल से बाहर की बात करें, तो वहाँ पे भी हाइड्रोफिलिक टेल जो है, हेड जो है वो प्रेजेंट है। ये थे फास्फोलिपिड्स। अब हम डिस्कस करते हैं रोल ऑफ कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल होता है। कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो वेज हुए होते हैं, वेज मीन डिस्पर्स, मतलब एडजस्ट हुए होते हैं उसमें, फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर में। ये जो है ये मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं लो टेम्परेचर पे। अगर बहुत कम भी टेम्परेचर हो तो मेम्ब्रेन को इतना डैमेज नहीं होता उसके अंदर, मतलब ऐसा नहीं होता कि जो उसके अंदर सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीज हो जाएं या ऐसा। उसमें जो फ्लूइडिटी रहती है, जो उसकी वाटरी नेचर है, वो मेंटेन रहती है। देन वी विल डिस्कस द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि प्रोटीन्स जो हैं अब वो डिफरेंट कैटेगरीज की हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्रोटीन्स विद इन दी बाई लेयर, जो बाई लेयर के अंदर है, यानी कि एक लेयर जा रही है, लेयर के अंदर जो प्रेजेंट है, ठीक है, उन मॉलिक्यूल्स के। एक साइड इधर भी लिपिड्स की लेयर है, दूसरी साइड पे भी लिपिड्स की लेयर है। जो दरमियान में प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसकी बात करने लगे हैं। बहुत सी प्रोटीन्स की बात करें तो वो फ्लोट करते हैं फास्फोलिपिड्स बाई लेयर के साथ। फिर हम बात करते हैं प्रोटीन ऑन द सरफेस, ठीक है, ये अंदर नहीं है, ये लिपिड्स के अंदर नहीं बल्कि लिपिड्स के ऊपर अटैच है। तो ये जो है सरफेस के साथ इडहेयर हुई होती हैं, जुड़ी होती हैं। पोजीशनिंग ऑफ प्रोटीन की बात करें तो पोजीशनिंग ऑफ प्रोटीन जो है वो साइटोस्केलेटन की ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि बेसिकली जो शेप प्रोवाइड करना या शेप को मेंटेन करना, होल्ड करना, ये सब साइटोस्केलेटन का काम है। तो वो ही जो है वो इनकी पोजीशन को रिलेट करेगा, इनको ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोफोबिक नेचर की। हाइड्रोफोबिक को हमने पहले डिस्कस कर लिया, जो इनर साइड होती है या जो सेंटर इंटीरियर साइड होती है, जो अंदर वाली साइड होती है, वो हाइड्रोफोबिक होती है। वो वाटर, जितने भी वाटर सोलुबल जो हैं उनको रिपेल करेगी, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है, वो तो अलाउ ही नहीं करेगी कोई उसमें से मूव करे। जो भी अटैम्प्ट करेंगे कि वो वहाँ से अंदर गुजरें, तो वो उनको रिपेल करेगी। अब इसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, कि ये जिसकी परमिबिलिटी है प्रोटीन्स के रेफरेंस से मेम्ब्रेन की, वो क्या इंपॉर्टेंस है। अगर एक सेल जो है प्योर लिपिड बाइलेयर के अंदर होता, ठीक है। अब प्रोटीन की इंपॉर्टेंस की बात करने लगे हैं परमिबिलिटी के लिए। हम कहते हैं कि प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिपिड्स के अंदर भी प्रेजेंट है, जो लिपिड बाइलेयर है। अगर वो ना होते उसके अंदर प्रेजेंट, तो क्या होता, फुली जो इनकेस्ड है वो ये होता कि सारे के सारे लिपिड बाइलेयर ही होती, क्योंकि प्रोटीन तो हमने पहले कह दिया। अगर वो ना होती तो क्या होता कि वो वाटर सोलुबल जितने भी हैं उनके लिए इम्परमिएबल हो जाती, ठीक है। जब लिपिड्स की बात करें तो उनका एक एंड जो है वो हाइड्रोफोबिक है, यानी कि वो वाटर को रिपेल करते हैं। तो जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो उसमें एंटर ही ना हो सकते, सेल के अंदर मूव ही नहीं कर सकते। तो इस तरह जो प्रोटीन्स होते हैं वो एक पैसेज वे प्रोवाइड करते हैं, रास्ता फ्राहम करते हैं वाटर सोलबल मॉलिक्यूल्स को, कि वो इसमें से पास कर सके, ठीक है। तो ये प्रोटीन की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि लिपिड्स के पास ये टेंडेंसी नहीं है, ये सलाहियत नहीं है कि वो वाटर को वहाँ पे मूव करता, क्योंकि वो उसके कुछ एक एंड जो है वो हाइड्रोफोबिक है। तो प्रोटीन्स जो है वो उसको रास्ता प्रोवाइड करते हैं ताकि वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो सेल के अंदर या बाहर मूव कर सकें, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फंक्शंस।
जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं जो लिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो प्रेजेंट है, उनके फंक्शन क्या हैं। तो उनके कुछ जो है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। द फर्स्ट वन इज सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट। सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं कि वो यहाँ से पास कर सके, ठीक है। ये चैनल्स के तौर पे भी एक्ट करती हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट चैनल्स मीन्स कि इनके पास पोर्स होते हैं, रास्ता प्रोवाइड करते हैं उनको, एक जैसे हम कहते हैं जगह देना किसी को कि यहाँ से वो गुजर जाए। और दूसरा ये कि एक्टिव मॉलिक्यूल्स को भी, यानी कि कुछ जो मॉलिक्यूल हैं जैसे अगर वाटर कॉन्टैक्ट है तो अगर बाहर ज़्यादा भी है तो फिर भी उससे अलाउ करेगी कि वो एक्टिवली मूव करे। यानी कि हायर से लोअर ये नॉर्मल होता है, लेकिन अगर लोअर से हायर तरफ जाई जा रही है, एक जगह पे पहली चीज़ ज़्यादा है दूसरा वो दोबारा फिर आई जा रहे हैं, तो ये हमारे पास होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर हम देखते हैं सेकंड ये कि ये साइटोस्केलेटन और एक्सटर्नल फाइबर्स जो होते हैं उनमें अटैचमेंट का रोल प्ले करते हैं। जैसे हमने कुछ प्रोटीन्स देखे थे कि वो जो है वो साइटोस्केलेटन के साथ अटैच्ड होके जो है वो होता है उनका स्ट्रक्चर। तो ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है वो एक अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं एक्सटर्नल फाइबर्स की और साइटोस्केलेटन की, ठीक है। इनके साथ जो है ये उनको अटैचमेंट एडहेरेंस प्रोवाइड करती हैं। फिर देखते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं एक्सटीरियर सरफेस पे, बाहर वाले सरफेस पे, उनके ऊपर जो है वो शुगर अटैच हुई होती है और उनके ऊपर आइडेंटिफिकेशन मार्क बना दिए जाते हैं, ठीक है। यानी कि एक जैसे अगर हम बात करें थंब प्रिंट की, फिंगरप्रिंट्स की, तो वो हम सबके चेंज हैं। हमारे फिंगरप्रिंट्स या हमारा आईडी कार्ड वो आइडेंटिफिकेशन है हमारे लिए, ठीक है। वैसे क्या कहता है प्रोटीन्स को जो है जब उनके साथ शुगर लग जाती है तो उनको जो है वो आइडेंटिफिकेशन मार्क एक मिल जाता है कि वो स्पेसिफिक हो जाते हैं। अब इस स्पेसिफिक का क्या फंक्शन होता है? इस स्पेसिफिक का ये होता है कि मतलब एक जो इनके मतलब का काम है वो ही इन तक आ सकता है, कोई गैर ज़रूरी काम जो है वो इन तक नहीं आ रहा। तो स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आइडेंटिफिकेशन मार्क की वजह से आती है। फिर हम बात करते हैं रिसेप्टर्स की। रिसेप्टर्स होते हैं सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए। तो जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो रिसेप्टर के तौर पर करती हैं, यानी कि वो बाइंड करेंगी मैसेंजर मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। जब भी कोई मैसेज लेके आता है उसको जो है वो बाइंड करती हैं उसके साथ और ट्रांसमिट करेंगी उसका मैसेज सेल की इनर साइड पे, ठीक है। तो यानी कि ये आउटर मैसेज जो आ रहा है उसको इनर जो है वो कम्युनिकेशन करवा रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें किसी कंपनी में कॉल करें तो एक जो होती है वो असिस्टेंट वो कॉल पिक करेगी एंड देन वो अपने ओनर से जो है वो बात करवाएगी इनडायरेक्ट वे में। अब डायरेक्ट जो है वो बॉस को या जो कंपनी के हेड है उनको कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। वो अगर वो अब वो मीटिंग में है या फ्री है तो वो कॉल जब तक कनेक्ट नहीं करेगी कॉल नहीं होगी। तो वैसे ये रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ये कनेक्शन एक प्रोवाइड करते हैं आउटर और इनर का आपस में रिलेशन। फिर बात करते हैं इंजाइमेटिक एक्टिविटी की। इंजाइम्स के तौर पे बहुत से प्रोटीन रिएक्ट करते हैं। ये कैटलिस्ट जो है कैटलाइज करते हैं डिफरेंट रिएक्शंस को जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड होते हैं। तो ये इसके फंक्शंस थे। ये ट्रांसपोर्टर्स हैं जिन्होंने जो है वो इनको ट्रांसपोर्ट करना है। अगर हम प्रोटीन्स को देखें प्लाज्मा प्रोटीन्स को, ठीक है, ये ट्रांसपोर्टर्स हैं, इन्होंने यहाँ से जो है वो मूवमेंट को अलाउ करना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इनकोड जिन्होंने जोड़े रखने हैं। तो ये ऐसे जो है ये कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये अटैचमेंट कर रहे हैं शो, ठीक है। ये भी अटैचमेंट है, इन्होंने इसको आपस में बाइंड किया हुआ है। और अगर हम बात करें तो ये भी जो है ये अटैच किया हुआ है, उन्होंने इसको बाइंड किया हुआ है। फिर हम बात करते हैं रिसेप्टर्स की। रिसेप्टर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं ये रिसेप्टर आया, इन्होंने जो है वो ये रिसेप्टर आया मैसेज लेके, ये मैसेज रिसीव किया और इसको जो है वो इनर साइड पे जो है वो भेजा। साइटोसोल कहते हैं जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रीजन होता है ना, साइटोप्लाज्म का उसको बोला जाता है। तो उसको जो है वो किया। फिर एंजाइम्स की बात करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होता है सेल की बाहर वाली साइड पे ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर जितना भी एरिया वो। एंजाइम्स की बात करते हैं। ये एंजाइम्स के तौर पर ऐड करेंगे। हम देख रहे हैं कि एक्स जो है वो सबस्ट्रेट है जो कि चेंज हो गया वाई के अंदर, वाई प्रोडक्ट है तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट हो रहा है, ये रिएक्शन कैरी ऑन हो रहा है। तो ये एंजाइम्स प्रोटीन जो है वो करती हैं, ठीक है। ये डायग्रामेटिकली जो है वो इसकी रिप्रेजेंटेशन थी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स को, जो कि हमने कहा था कि हम नेक्स्ट जो है वो इसको डिस्कस करेंगे, हमने इसके स्ट्रक्चर में देखा था। ग्लाइकोप्रोटीन्स की बात करें तो जो आउटर साइड होती है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसके पास एक चेन होती है जिसके साथ शुगर बाउंड्री चेन होती है। ग्लाइकोमीन ग्लूकोज और शुगर,
ठीक है, ये ग्लूकोज के लिए या शुगर के लिए जो टर्म है वो यूज़ की जाती है। वो बाइंड होती है प्रोटीन के साथ भी, लिपिड्स के साथ भी। अगर तो वो जो शुगर है वो प्रोटीन के साथ बाइंड है, ठीक है, या प्रोटीन उसके साथ अटैच है, तो वो ग्लाइकोप्रोटीन होगी। और अगर वो लिपिड के साथ अटैच है, लिपिड जो है वो शुगर के साथ अटैच है, या वो शुगर उसके साथ बाइंड हो गया, तो वो ग्लाइकोप्रोटीन हो गए। और जब हम इन दोनों की बात करेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स, इन दोनों को डिस्कस करेंगे, तो हम कहेंगे कि इनको ग्लाइकोलेक्स जो है वो बोला जाता है। और ये आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स के तौर पे भी एक्ट करते हैं, ताकि दूसरे सेल इनको रिकॉग्नाइज कर लें और ये दूसरे सेल्स को रिकॉग्नाइज कर लें। तो ये आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स इनको जो है वो बोला जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन्स की बात करें तो उनका जो नंबर है वो वेरी करेगा स्पीशी टू स्पीशी, स्टिल इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी वेरी करता है। अगर एक सेम स्पीशी के हैं सेल ऑर्गेनिजम्स, तो तब भी उनमें वो वेरी करेगा। और इवन के जब एक सेल टाइप जो है वो, एक इंडिविजुअल के एक सेल जो है वो दूसरे से भी वेरी करता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो वेरिएशंस होती हैं इनकी कंसंट्रेशन में। इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो जो डिस्टिंग्विश करना होता है सेल्स को, जो है वो स्पेसिफिक करना होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लाइफ के लिए। यही हम लोगों को इस काबिल बनाता है। अब एक एम्ब्रियो है, अगर हम बहुत इनिशियल स्टेजेस की बात करें, तो स्पर्म और एग मिलकर जाइगोट बना रहे हैं, देन एम्ब्रियो बना रहे हैं, वो सेम टाइप के सेल थे, ठीक है, एक सेल से डिवाइड हो रहे हैं। बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिफ्रेंशिएट होते जा रहे हैं, मतलब आई सेल जो हैं वो हेड की तरफ मूव कर रहे हैं, जो नेल्स हैं वो फिंगर टिप्स पे मूव कर रहे हैं, या जो हमारी जो है वो फुट के जो फिंगर्स हैं उनकी तरफ मूव कर रहे हैं, हेयर्स जो हैं वो हमारे हेड रीजन की तरफ मूव कर। तो ये सारे सेल्स जो हैं ये अपनी पोजीशन दे के खुद को अलाइन करते हैं, और क्योंकि ये स्पेसिफिक होते जाते हैं, ठीक है, तो ये एक एबिलिटी होती है इनके पास। और ये जैसे ही एम्ब्रियो बनता है उसके अंदर ही ये आ जाती है, ताकि वो उसे अलाउ कर सके कि जो इतने भी टिश्यूज़ हैं या ऑर्गन है वो खुद को जो है वो सॉर्ट कर सकें, या खुद को डिफ्रेंशिएट जो है वो कर सकें। और दूसरी बात करें, ये इस चीज़ में इसको हेल्प करता है इम्यून सिस्टम में वो इसको हेल्प करता है कि वो इसको रिकॉग्नाइज़ कर सके कि ये इसकी की बॉडी का सेल है, या ये बाहर से किसी ने अटैक किया है फॉरेन से, और वो उसको रिजेक्ट कर दे, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंस है। ये हम इनकी जो है वो परसेंटेज देख लेते हैं कि प्रोटीन्स की कैसी है, लिपिड्स की कैसी है, कार्बोहाइड्रेट्स की। तो हमने बात की थी वेरी करती है, तो ये वेरी करेगी। लाइक अगर हमारे पास ब्लड सेल है, ह्यूमन ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है, तो उसके अंदर प्रोटीन 49 होगी, ठीक है, लिपिड्स 43 होगी, कार्बोहाइड्रेट्स 8 होते हैं, क्योंकि ब्लड में शुगर होती है, आप सबको पता है। फिर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, उसके पास 52 जो है वो प्रोटीन्स होते हैं, 48 लिपिड्स होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होती। ये उसकी आउटर मेम्ब्रेन थी। इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, उसमें 76 प्रोटीन्स, 24 लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो नहीं प्रेजेंट, ना आउटर में प्रेजेंट थी ना इनर में प्रेजेंट है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर 75 जो है वो प्रोटीन, 25 जो है वो लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। फिर हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कौन से की रोल जो है वो प्ले करे किसी सेल के लिए, और वो कैसे जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। सबसे पहला फंक्शन कि ये जो है ये बाउंड्री एज अ बाउंड्री सर्व करती है, ठीक है, कि सेलुलर जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जितने भी उसके मटेरियल है, सबको इसने बाइंड करके रखा हुआ है, और उनको जो है वो सेपरेट करती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, एक हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रही है। सेमी पोरस मेम्ब्रेन है, सेमी पोरस को हम डिस्कस कर चुके हैं कि बैरियर होती है, कुछ मॉलिक्यूल्स को जो है वो अलाउ करेगी कि वो सेल के अंदर या बाहर जो है वो मूव कर सके, हर कोई मूव नहीं कर सकता। सिलेक्टिव परमिएबल का भी यही मतलब है। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब ये है कि परमिबिलिटी होती है लेकिन बहुत स्पेसिफिक, लाइक न्यूट्रिएंट्स को अलाउ करेगी, दूसरे सब्सटेंस को अलाउ करेगी वो मूव कर सकें अंदर की तरफ, और कुछ को मूव अलाउ करेंगी कि वो मूव कर सकें बाहर की तरफ, ठीक है। सेमी पोरस की एक और टर्म जो होती है, हम इसको दोबारा कर डिस्कस करें, अगर इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करें, तो ये वो मूवमेंट कंट्रोल करेगी जो कि सेल के आउटसाइड या इनसाइड जो है वो आ रही है। मतलब इन्होंने जो है वो बैरियर, पोरस का मीन होता है सुराख देना, जगह देना, ठीक है, किसी को रास्ता देना वो। और परमेबिलिटी का मतलब होता है अलाउ करना, मूव करें, ठीक है। पोरस में खुद रास्ता देना होता है, और परमिबिलिटी में अलाउ करना होता है कि ओके आप फाइन मूव कर सकते हो। तो ये इनमें डिफरेंस है थोड़ा सा।
रेगुलेशन की बात करते हैं, मोलिक्यूलर पैसेज को रेगुलेट कैसे करना। स्मॉल जो मोलिक्यूल्स होते हैं लाइक ग्लूकोज हो गई, सॉरी ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वो आराम से पास कर सकते हैं उससे। लार्जर मोलिक्यूल्स की बात करें तो उनको रेगुलेट किया जाता है, लाइक अमाइनो एसिड्स हैं, शुगर है, उनको रेगुलेट किया जाता है, उनका नंबर चेक किया जाता है कि वेदर इनके सेल के अंदर नीड है या नहीं है, ये सेल के अंदर जा रहे हैं तो किस काम के लिए जा रहे हैं, तो इनको रेगुलेट जो है वो किया जाता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस, जो यूकैरियोटिक सेल है उनके पास बहुत सी जो है वो जो होते हैं उनकी बहुत सी ऑर्गेनेलिस ऐसे हैं जिनके पास मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो जो उनकी अपनी मेम्ब्रेन्स होती हैं वो भी रेगुलेट करेंगी कि सेल ऑर्गेनेल के अंदर और बाहर जो है वो क्या जा रहा है, उनका फंक्शन भी ऐसे ही है जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है। फिर हम डिस्कस करते हैं टेक्निक्स को, कौन सी टेक्निक्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कस करने के लिए यूज़ की जाती है। अगर हमने इसका स्ट्रक्चर स्टडी करना है तो कौन सी टेक्निक्स यूज़ करेंगे। दी फर्स्ट वन इज़ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये डिटेल स्ट्रक्चर जो है ये रिवील करता है लिपिड बाइलेयर का और एसोसिएटेड प्रोटोन का, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो रिवील करेगा। स्कैनिंग की बात करें तो स्कैनिंग जो है वो टोपोलॉजी में हेल्प करती है। टोपोलॉजी मीन डिमेंशंस, उसका एग्जैक्ट साइज वो सारा स्कैन करके जो है वो देती है हमें। कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी की बात करें तो ये क्या करेगा, ये लेज़र स्कैनिंग करता है। इसके पास ऐसी एबिलिटी होती है कि लेज़र स्कैनिंग करेगा लेज़र से, और फ्लोरेसेंस ऐड होते हैं इसमें। फ्लोरेसेंस मीन कलर डाई ये ऐड होते हैं, तो एक शार्प और डिटेल इमेज जो है वो आ जाती है। या इसके अलावा हम यूज़ करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। अगर हम इसकी बात करें, इसकी जो हाई रेजोल्यूशन होती है इसके अंदर, और ये जो है ये कंप्लीट एक्शन दिखाते हैं, और ये साइटोस्केलेटन और दूसरे अदर कंपोनेंट्स भी दिखाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एटॉमिक की बात करें, एटॉमिक फोर्स की, तो ये टोपोग्राफी करते हैं, ठीक है। जो हमने पीछे डिस्कस किया था ये टोपोलॉजी था। टोपोलॉजी मीन साइज शेप्स सारा ये जो माइटोसिलेट था, ये टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब ये कि हम जो है हाई रेजोल्यूशन पे मेम्ब्रेन की इमेज देख लें, उसके स्ट्रक्चर्स देख लें, उन सबको देखें। तो ये दोनों टर्म में आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये अलग अलग है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को अगर हम बात करें तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का प्रोवाइड करेंगी, यानी कि बहुत माइनर डिटेल्स प्रोवाइड करेंगी। लिपोडायमिक्स की बात करें तो लिपोडोडायमिक्स जो होते हैं ये लिपिड्स के बारे में जो है वो देते हैं इंफॉर्मेशन। और ये जो टेक्निक है ये मैस स्पेक्ट्रोमीट्री जो टेक्निक है उसको यूज़ करती है। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री जो है ये केमिस्ट्री का टॉपिक है जिसमें हम जो है वो सेपरेशन या उनकी कंसंट्रेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं आइसोटोप्स की, तो ये वही यूज़ करें। इसमें हम मैस की बेस पे जो है वो आइसोलेट कर सकते हैं उनको, और उनकी कंसनट्रेशन या अबंडेंस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। इसमें क्या किया जाता है, ये मोबाइलिटी मीन मूवमेंट को शो करना, ठीक है, और डायनेमिक्स जो है उसको जो है वो किया जाता है। इसमें सबसे पहले ब्लीचिंग जो है वो की जाती है किसी भी फ्लोरेसेंट को यूज़ करते हुए। लिपिड्स और प्रोटीन को ये स्टडी करते हैं, जिस एरिया पे किया जाता है फिर वहाँ से लेज़र से उसे ऑब्जर्व किया जाता है, और फिर उसके बाद अनब्लीच्ड करके, ठीक है, पहले ब्लीच करके फिर अनब्लीच करके उसकी रिकवरी देखी जाती है, और उसी एरिया को दोबारा से ऑब्जर्व किया जाता है कि इस पर कौन सा इफेक्ट जो है वो हुआ है ब्लीचिंग का। पहले ब्लीचिंग करके उसको स्टडी किया जाता है, फिर अनब्लीच करके उसको, यानी कि उसमें इफेक्ट ख़त्म करके फ्लोरेसेंस का उसकी रिकवरी देखी जाती है कि वेदर इस एरिया ने इसको इफेक्ट किया है या क्या किया है। तो ये से टेक्निक्स, ठीक है। This is all about the lecture. Hope you will get it. If you find any confusion regarding plasma membrane, you can ask me in the comment section. See you in the next video. Subscribe my channel for the next video. Take care.